क्या हम अपनी जिंदगी की कहानी मतलब क्या हम उसे खुद लिखते हैं? या हम सब सिर्फ एक पहले से लिखी हुई कहानी के किरदार हैं? हाँ, ये सवाल कि हमारी बुद्धि और योजना नियति के सामने कहाँ तक टिक पाती है। ये शायद इंसानियत के सबसे पुराने सवालों में से एक है। और ये सवाल आज भी उतना ही रेलेवेंट है, खासकर एक ऐसी दुनिया में जहां हमें लगता है कि डेटा, प्लानिंग और स्ट्रैटेजी से हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आज हमारे पास जो कहानी है वो इस भरोसे पर एक बहुत ही दिलचस्प सवालिया निशान लगाती है। हाँ, आज हम एक अमीर व्यापारी की कहानी की परतों को उधेड़ेंगे। एक ऐसा व्यापारी जो ये मानता था कि उसकी दुनिया मुनाफे और घाटे के नियमों से चलती है, न कि सितारों की चाल से। सही है। हमारे हाथ में जो स्रोत है उसका नाम है द मर्चेंट एंड द डेट ऑफ डेस्टिनी। और हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि इसके जरिए ये समझना है कि भाग्य, हमारे फैसले और जिम्मेदारी ये सब आपस में कैसे जुड़े हैं। तो चलिए इस सोच को चुनौती देने वाली कहानी में उतरते हैं। बिल्कुल। कहानी की शुरुआत एक ऐसे व्यापारी से होती है जो कामयाबी की एक जीती जागती मिसाल है। एक हलचल भरे शहर में रहता है जहां व्यापार ही धर्म है, और वो इस धर्म का कह सकते हैं कि सबसे बड़ा पुजारी है। और कहानी में इस बात पे बहुत जोर दिया गया है कि वो सिर्फ उन चीजों पर यकीन करता था जिन्हें गिना जा सकता था। सिक्के, जहाज, मुनाफे का प्रतिशत। हाँ, उसके लिए किस्मत, भाग्य, नियति ये सब कमजोर लोगों के बहाने थे। बिल्कुल। उसकी एक सोच थी जो इस पूरी कहानी की नींव है। क्या थी वो? हाँ, उसके लिए नियति वो सिर्फ खराब योजना का दूसरा नाम था। अच्छा। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये उसकी पूरी मानसिकता को दिखाता है। मनोविज्ञान में इसे इल्यूजन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। मतलब नियंत्रण का भ्रम। हाँ, ये एक तरह का कॉग्निटिव बायस है, जहां इंसान को लगता है कि उसका उन चीजों पर भी कंट्रोल है जो असल में उसके हाथ में है ही नहीं। ये व्यापारी वो इसी भ्रम का शिकार था। उसे लगता था कि सफलता और असफलता पूरी तरह से उसके काबू में है। ये तो आज के हसल कल्चर जैसा लगता है ना? बिल्कुल। कि अगर आप काफी मेहनत करें तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हाँ। और अगर आप नाकाम होते हैं तो ये आपकी गलती है। हाँ, लेकिन कहानी इस सीधी सादी सोच को एक झटके में तोड़ देती है। कैसे? एक दिन शहर के बाजार में एक ज्योतिषी उसका रास्ता रोकता है और उसे एक बहुत ही सीधी और परेशान करने वाली चेतावनी देता है। चेतावनी भी ऐसी है जिसे मतलब नजरअंदाज करना मुश्किल है। क्या कहता है वो? ज्योतिषी कहता है, अपनी अगली यात्रा पर शहर के दरवाजे पर मौत तुम्हारा इंतजार करेगी। ओहो। अब एक ऐसा आदमी जो इन सब बातों को बकवास समझता है, उसकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? हंसी, जाहिर है। हाँ, और वह हंसता भी है। कहानी का लेखक हमें दिखाता है कि उसने ज्योतिषी का मजाक उड़ाया। लेकिन दिमाग बड़ी अजीब चीज है। आप जिस चीज पर यकीन नहीं करते उसका डर भी आपके अंदर कहीं ना कहीं घर कर सकता है। वो बात उसके दिमाग में अटक गई। हाँ, अटक गई। और यहीं से उसका अहंकार उसके डर पर हावी हो जाता है। मतलब वो सिर्फ भविष्यवाणी को नजरअंदाज नहीं करता। नहीं, वो उसे गलत साबित करने की ठान लेता है। ये एक लड़ाई बन जाती है, व्यापारी बनाम नियति। हाँ, वो ये साबित करना चाहता है कि वो सिस्टम से ज्यादा चालाक है। और उसके एक्शंस देखने लायक है। उसने अपनी यात्रा रद्द कर दी, खुद को घर में बंद कर लिया। ये सिर्फ बचाव नहीं था, ये एक तरह का एक प्रदर्शन था। अच्छा। वो मन ही मन सोच रहा था, देखो मौत मेरा दरवाजे पर इंतजार कर रही है और मैं यहाँ घर में आराम से बैठा हूँ, मैं जीत गया। जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया, क्या ज्योतिषी की भविष्यवाणी एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी थी? स्व साकार भविष्यवाणी। हाँ, मतलब क्या भविष्यवाणी ने ही उन घटनाओं को जन्म दिया जो उसके सच होने का कारण बनी? अगर ज्योतिषी उसे कुछ न कहता तो शायद वो अपनी यात्रा पर चला जाता और कुछ भी ना होता। ये एक शानदार सवाल है और कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। अच्छा। बहुत हद तक ये एक स्वसाकार भविष्यवाणी ही थी, लेकिन वैसे नहीं जैसे हम सोचते हैं। मतलब देखिए, भविष्यवाणी ने भविष्य तय नहीं किया, उसने सिर्फ व्यापारी के डर और अहंकार को उकसाया। वो एक चिंगारी थी। असली आग तो व्यापारी के फैसलों ने लगाई। नियति ने उसे एक स्थिति दी, लेकिन उस स्थिति पर रिएक्ट कैसे करना है ये चुनाव उसका अपना था। और उसकी प्रतिक्रिया जो पहले चतुराई लग रही थी, जल्दी एक बहुत बहुत ही भयानक रूप ले लेती है। हाँ, कुछ दिन घर में बंद रहने के बाद उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है।
उसे लगता है खतरा टल गया। लेकिन वो सिर्फ अपनी जीत से खुश नहीं है। नहीं, उसे इसका सबूत चाहिए। और यहीं पर कहानी का नैतिक पतन शुरू होता है ना। बिल्कुल। वो अपने एक वफादार नौकर को बुलाता है, एक ऐसा नौकर जिसने सालों उसकी सेवा की थी, और वो उसे अपनी जगह उस यात्रा पे जाने का हुक्म देता है। उसकी सोच क्या थी इस वक्त? क्या उसे नौकर की जान की कोई परवाह नहीं थी? ये तो बहुत क्रूर लगता है। उसकी सोच बड़ी स्वार्थी और तर्कसंगत थी, कम से कम उसकी अपनी नजरों में। कैसे? उसने सोचा, भविष्यवाणी तो मेरे लिए थी, मौत तो मेरा इंतजार कर रही है, नौकर को कोई खतरा नहीं है। अच्छा। अगर नियति किसी को ढूंढ रही है तो उसे मेरा पीछा करने दो, मैं तो यहाँ हूँ। उसने अपने नौकर को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया, ये साबित करने के लिए कि आजा कितना सुरक्षित है। बिल्कुल। लेकिन एक नजरिए से देखें तो क्या व्यापारी का डर स्वाभाविक नहीं था? जब जान पर बनाए तो क्या इंसान पहले अपने बारे में नहीं सोचता? डर स्वाभाविक है, बिल्कुल, लेकिन डर के आधार पर लिए गए फैसलों की जिम्मेदारी भी हमारी होती है। ये कोई ऐसी स्थिति नहीं थी जहां उसे एक सेकंड में फैसला लेना था। उसने कई दिन सोचे, योजना बनाई। ये डर से पैदा हुई हम कह सकते हैं कि एक ठंडे दिमाग की क्रूरता थी। सही बात है। उसने सिर्फ खतरे से बचने की कोशिश नहीं की, उसने खतरे को जानबूझकर किसी और की तरफ धकेल दिया। उसने अपनी जिम्मेदारी को आउटसोर्स कर दिया। और इसका नतीजा कहानी को एक त्रासदी में बदल देता है। लेखक बहुत ही सीधे शब्दों में कहता है, नौकर कभी वापस नहीं लौटा। बस इतना ही। इन 4 शब्दों में एक पूरी जिंदगी का अंत है, एक भरोसे का अंत है। और ये शब्द व्यापारी के लिए भी एक झटके की तरह है। उसका जो आत्मविश्वास था वो पहले बेचैनी में और फिर खौफ में बदल जाता है। उसे एहसास होता है कि उसकी चतुर योजना बहुत बुरी तरह से गलत हो गई है। हाँ। वो अपने बनाए हुए सुरक्षित किले से बाहर भागता है और सीधा उसी जगह जाता है जहां से ये सब शुरू हुआ था, शहर का दरवाजा। और वहां जैसे उसका इंतजार कर रहा हो, वही ज्योतिषी उसे मिलता है। और इस मुलाकात में ज्योतिषी जो कहता है वो इस कहानी की आत्मा है। वो कोई नई भविष्यवाणी नहीं करता। तो क्या कहता है? वो सिर्फ व्यापारी को उसके ही किए का आईना दिखाता है। वो कहता है, तुमने भाग्य से परहेज किया, लेकिन भाग्य ने तुम्हारे फैसलों का पीछा किया। चलिए इस वाक्य को थोड़ा खोलते हैं। भाग्य ने तुम्हारे फैसलों का पीछा किया, इसका असल में क्या मतलब है? ये सुनने में बहुत गहरा लगता है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। इसका मतलब ये है कि जो हुआ वो किसी रहस्यमयी ताकत की वजह से नहीं हुआ। नौकर की मौत नियति ने नहीं की, बिल्कुल नहीं। तो फिर? ज्योतिषी ये साफ करता है कि नौकर की मौत 2 वजहों से हुई। पहला, व्यापारी का डर और स्वार्थ से भरा फैसला। और दूसरा, नौकर की अपने मालिक के प्रति वफादारी। अच्छा। नियति ने सिर्फ एक सिनारियो बनाया था, शहर के दरवाजे पर एक मौत। उस सिनारियो में कौन मरेगा ये व्यापारी के चुनाव ने तय किया। मतलब भाग्य ने उसे बंदूक नहीं दी? नहीं, लेकिन उसके हाथ में जो बंदूक थी उसका ट्रिगर उसी ने दबाया। तो इसका मतलब है कि भविष्यवाणी एक तरह से सच भी हुई और नहीं भी। हाँ, कह सकते हैं। दरवाजे पर मौत तो हुई, लेकिन उसकी नहीं जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? कहानी ये सवाल उठाती है कि ज्यादा जरूरी क्या है, भविष्यवाणी का सच होना या उस भविष्यवाणी के जवाब में हमारे द्वारा चुने गए रास्ते का नैतिक होना। व्यापारी भविष्यवाणी को गलत साबित करने में इतना उलझ गया कि वो ये भूल गया कि उसके फैसलों का असर दूसरों पर भी पड़ेगा। उसे एक गहरी सच्चाई का एहसास हुआ। हाँ, कि जिम्मेदारी के बिना चतुराई तबाही लाती है। ये एक बहुत ही दमदार अंत है। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास तो हो गया, लेकिन हम इससे क्या सीख सकते हैं? क्या ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है? नहीं, इसमें आज के लिए बहुत गहरे सबक छिपे हैं। अगर हम कहानी की परतों को हटाएं तो 3 बड़े विचार सामने आते हैं। पहला क्या है? पहला तो यही है कि आप जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। व्यापारी ने खुद को घर में बंद करके खतरे से बचने की कोशिश की, लेकिन उसके फैसले का नतीजा एक लाश। हाँ, एक लाश शहर के दरवाजे पर उसी का इंतजार कर रही थी। और आज की दुनिया में भी ऐसा ही होता है। बिल्कुल। कोई कंपनी प्रमुख ये सोच सकता है कि वो नियमों को तोड़ मरोड़ कर बच निकलेगा, लेकिन उसके फैसलों का असर, पर्यावरण का नुकसान, कर्मचारियों का शोषण कहीं न कहीं सामने आ ही जाता है। आप अपने कर्मों के परिणामों से खुद को क्वारंटीन नहीं कर सकते। और दूसरा सबक जो मुझे लगता है कि और भी ज्यादा जरूरी है, वो है नैतिकता के बिना चतुराई। व्यापारी बहुत चालाक था। हाँ, बहुत। उसने स्थिति का विश्लेषण किया, एक योजना बनाई, उसे लगा कि उसने सिस्टम को हैक कर लिया है। हाँ,
और ये सबसे खतरनाक तरह की चतुराई है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। 2008 का जो वित्तीय संकट था वो उन बहुत ही चतुर लोगों ने खड़ा किया था, जिन्होंने ऐसे कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जिन्हें कोई समझ नहीं सका। वो बहुत बुद्धिमान थे। बहुत ज्यादा। लेकिन उनकी बुद्धि में नैतिकता का कोई फिल्टर नहीं था। उन्होंने सिर्फ मुनाफे के बारे में सोचा और इसका नतीजा पूरी दुनिया ने भुगता। ये कहानी हमें चेतावनी देती है कि सिर्फ चतुर होना काफी नहीं है। आपकी चतुराई किस दिशा में जा रही है, ये ज्यादा मायने रखता है। और तीसरा सबक शायद सबसे व्यक्तिगत है। हमारे हर चुनाव का असर सिर्फ हम पर नहीं, दूसरों पर भी पड़ता है। हाँ। व्यापारी ने सोचा कि ये लड़ाई सिर्फ उसकी और नियति के बीच है, लेकिन इस लड़ाई में एक बेगुनाह मारा गया। बिल्कुल। हम अक्सर ये भूल जाते हैं। हम अपने करियर में कोई फैसला लेते हैं ये सोचकर कि सिर्फ हमारे लिए है, लेकिन उसका असर हमारे परिवार पर पड़ता है। हम कोई ऑनलाइन कमेंट करते हैं ये सोचकर कि ये सिर्फ हमारा विचार है, लेकिन वो किसी और के मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। हाँ, हमारे फैसले एक तालाब में फेंके गए पत्थर की तरह हैं, जिनकी लहरें उन कोनों तक भी पहुंचती हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता। तो अंत में कहानी का संदेश क्या है? क्या हमें भविष्यवाणियों से डरना चाहिए या उन्हें नजरअंदाज कर देना चाहिए? मेरे ख्याल से कहानी का अंतिम संदेश सबसे शक्तिशाली है। लेखक कहता है, कहानियां हमें भविष्य के बारे में चेतावनी नहीं देती हैं, वे हमें चुनाव के लिए तैयार करती हैं। हाँ। वाह, ये बहुत गहरी बात है ना? इसका मतलब है कि इस कहानी का मकसद ज्योतिष को सही या गलत ठहराना है ही नहीं। ठीक। यही इसका असली मकसद हमें एक नैतिक दुविधा में डालना है। ये एक तरह का मॉरल फ्लाइट सिम्युलेटर है। अच्छा। ये हमें एक ऐसी स्थिति का अनुभव करने का मौका देती है जहां डर, अहंकार और जिम्मेदारी के बीच टकराव होता है, और ये सब हमें असल जिंदगी के ऐसे ही पलों के लिए तैयार करता है। ये कहानी हमें अपने अंदर के व्यापारी को पहचानने में मदद करती है, हमारा वो हिस्सा जो हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है, जो जिम्मेदारी से बचना चाहता है और जो अपनी चतुराई पर बहुत गर्व करता है। बिल्कुल। तो आज की इस गहरी पड़ताल को समेटते हुए द मर्चेंट एंड द डेथ ऑफ डेस्टिनी भाग्य की कहानी से कहीं ज्यादा इंसानी फैसलों और उनकी नैतिक कीमत की कहानी है। व्यापारी ने सोचा कि वो भाग्य को मात दे सकता है, लेकिन असल में वो अपनी ही जिम्मेदारी से भाग रहा था, और इसी कोशिश में उसने एक बड़ी त्रासदी को जन्म दिया। उसने भाग्य का कर्ज चुकाने से बचने के लिए अपने नौकर को भेज दिया, लेकिन अंत में उसे एक ज्यादा भारी कर्ज चुकाना पड़ा, एक बेगुनाह की मौत का अपराध बोध। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्मों से भागने की कोशिश अक्सर हमें उन्हीं के परिणामों के दलदल में और भी गहरा धंसा देती है। वाकई ये कहानी सोचने पर मजबूर कर देती है। बिल्कुल। और इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। जरूर। जब हम खुद को बचाने या अपनी किसी डर से बचने के लिए कोई फैसला लेते हैं, तो हम कितनी बार रुककर ये सोचते हैं कि उस फैसले की अनचाही कीमत कौन चुका रहा होगा? हमारे दफ्तर में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में वे नौकर कौन है जिन पर हमारे चतुर फैसलों का बोझ अनजाने में पड़ रहा है?